नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन एंड आप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं डीडीए का एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2018 में हुआ था। इसकी वैकेंसी जो आई थी वो 2016 में आई थी। कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें फिर से डीडीए की वैकेंसीज़ निकली हैं। अभी वैकेंसीज़ कितनी हैं और कैसे इसकी तैयारी करना है वही सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसका जो पेपर होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए मिक्स होता है, यानी आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो भी कंबाइन करके आती हैं। अभी जैसे इस नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसीज आई हैं वो भी मिक्स हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल साइड से। इसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए सेम रहता है, यानी इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल भी अटेंड करनी पड़ेगी और मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल अटेंड करनी पड़ेगी। 40 नंबर जो रहते हैं, 40 क्वेश्चन जो इस पेपर में देखने को मिले हैं वो इलेक्ट्रिकल साइड से हैं और मैकेनिकल साइड से भी यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, यानी आप समझ लीजिए कि 50-50% आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साइड से हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें आपका नॉन टेक पोर्शन है। नॉन टेक पोर्शन में भी 4 पार्ट डिवाइड हैं। रीजनिंग जो है आपका वो 10 नंबर का है। एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर वो भी 10 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 10 नंबर की है और इंग्लिश 10 नंबर की है, यानी टोटल आप देखेंगे तो 40 नंबर आपका ये हो, सॉरी इंग्लिश यहाँ पर 10 नंबर का है। टोटल हमने इसको देखा तो 40 नंबर आपका नॉन टेक हो गया। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर में वो कितने होंगे, 120 रहेंगे और ड्यूरेशन जो होगा आपका वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको समय तो काफ़ी मतलब इतना कम नहीं पड़ेगा आपको, आप कर सकते हैं इसको इजीली। पर सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी होती है कि आपको इलेक्ट्रिकल साइड से आपने पढ़ा हुआ है और आपको मैकेनिकल साइड के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो बेसिक उसका फ़ायदा भी ये रहता है कि कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाता है ना। तो कट ऑफ भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल पोर्शन उतना मजबूत नहीं होता है और मैकेनिकल वालों का इलेक्ट्रिकल मजबूत नहीं होता है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोड बिहाइंड हाफ लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज टू। यानी कोई एक मोटर है आपकी सिंक्रोनस मोटर, वो हाफ लोड पर काम कर रही है। यदि आपने लोड और बढ़ा दिया उस पर तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है ये व्यापम सब इंजीनियर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक डीडीए का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ तो उसको भी आप देख सकते हैं ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लाते रहता हूँ। आपने लोड बढ़ा दिया तो आपके सिंक्रोनस मोटर में क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में आपको पता होगा कि सिंक्रोनस कंडेंसर आपका नो लोड पर काम करता है, तब वो आपका पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ना। नो लोड पर जब हाई स्पीड में मोटर रोटेट होती है तब वो सिंक्रोनस कंडेंसर के जैसे बिहेव करती है। साथ में इसका जो रोटर होता है उसकी लंबाई ज़्यादा रखी जाती है ना। डायमीटर कम होता है और लेंथ ज़्यादा होती है। नो लोड पर काफ़ी स्पीड रहती है और तब ये लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कराती है। अब मान लीजिए हमने इस पर लोड बढ़ा दिया, लोड बढ़ाते हैं तो इसका पावर फैक्टर घटते जाता है और लोड कम करते जाते हैं तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूव होते जाता है। और इतना कम कर दें, यदि हम बिल्कुल ही लोड कम कर दें तो ये पावर फैक्टर करेक्शन के जैसे बिहेव करते हैं या सिंक्रोनस कंडेंसर के जैसे बिहेव करने लगता है। तो हमने लोड बढ़ाया तो पावर फैक्टर यहाँ पर कम हो जाएगा और लोड बढ़ाने पर आपका आईए हमेशा बढ़ता है ना। तो आईए आपका यहाँ पर बढ़ेगा, लोड करंट। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन आईए एंड डिक्रीज इन द पावर फैक्टर यदि आप लोड बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इफ द आयरन कोर ऑफ ए कॉइल इज रिमूव्ड सो दैट इट बिकम्स एन एयर कूल्ड कॉइल, इट्स इंडक्टेंस। यदि कोई कॉइल ऐसी थी जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक कोर थी, इसकी परमेबिलिटी हाई है, इसके ऊपर आपने एक कॉइल यहाँ पर रखी हुई है। अब आपने क्या किया कि इस कोर को ही हटा दिया और इसके अंदर अब क्या आ गई है, एयर आ गई है। अब एयर इसके अंदर आ जाने के कारण आपका इंडक्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला मालूम है कि L = 5I। कांस्टेंट करंट के लिए यदि हम बात कर लें तो हमारा इंडक्टेंस जो होगा वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनलिटी रहेगा। यहाँ यदि आप देखेंगे
तो जो हमारी आयरन की कोर थी उसकी जो परमिएबिलिटी है वो हाई थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसकी कोर को हटा दिया और अब आपने यहाँ पर एयर अंदर इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एयर की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, रिलक्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगी। तो रिलक्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगी तो आपका फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा आपका तो यहाँ पर इंडक्टेंस भी आपका कम हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ द आयरन कोर के अंदर हमने यदि आयरन कोर को हटा दिया और उसके अंदर एयर को फिल कर दिया तो आपका इंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो हर पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फेरांटी इफेक्ट अकर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोर्शन देखते हैं उसके बाद वीडियो को नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कुछ लोगों को इजी लगते हैं क्वेश्चन, पर उन 10 क्वेश्चन में से यदि आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जिनमें कंसेप्ट यदि नया है तो वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अधिकांश जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी लगते हैं। तो आपने को कोशिश ये करनी है कि वो जो 2 या 3 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं अब उनको हम कैसे तैयार करें, तो उनके लिए आपको और डीप जाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फेरांटी इफेक्ट अकर। फेरांटी इफेक्ट किस में है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है। फेरांटी इफेक्ट नो लोड पर हमारी जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है और यदि लॉन्ग डिस्टेंस तक इस्तेमाल होती है तो दूसरे एंड पर यहाँ पर वोल्टेज जो है V2 वो V1 से बढ़ जाता है। ये नो लोड की कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। नो लोड में और सेंडिंग एंड का रिसीविंग एंड का वोल्टेज जब बढ़ जाता है तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। इसका ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या कैपेसिटेंस के बिहेवियर के कारण होता है या इंडक्टेंस के कारण होता है, तो दोस्तों ये दोनों के कारण ही होता है। कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस के कारण ये बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रनिंग एट 690 RPM, व्हाट डिड इट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड फील्ड। फॉरवर्ड फील्ड यानी हमारी NS के रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है। NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS ये आपकी स्लिप होती है। NS आप निकाल सकते हैं 120/F/P। यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो ये 450 आएगी, 750 आएगी, और NR आपको दिया हुआ है 690, तो आप इसको रख देंगे फॉर्मूले में, तो 750 माइनस 690 डिवाइडेड बाय 750 आपकी स्लिप आ जाएगी 0.08। ये इजी क्वेश्चन था। अब ये आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5th नंबर की क्वेश्चन को आप देखिए, द डिपेंडेंट करंट सोर्स शोन इन द गिवन फिगर विल बी डिलीवर। आपको कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, V1 दिया है, 2 रेजिस्टेंस दिए हैं और यहाँ पर V1/5 यहाँ पर करंट दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि जो डिपेंडेंट सोर्स है आपका ये वाला, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, या ये पावर डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। इस कंसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी होगी। जैसे कोई भी एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इसके टर्मिनल पर ये वोल्टेज आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, पोलैरिटी इस तरीके से रखी गई है, और यहाँ करंट यदि इसके टर्मिनल से जा रहा है तब तो ये पावर डिलीवर करेगा। यदि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है तो ये पावर डिलीवर करेगा। और मान लीजिए यदि आपकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, और आपका करंट यहाँ से डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन इसके देखेंगे, मैंने कई प्रीवियस पेपर में इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये अच्छा कंसेप्ट है कि आपको सिंबल से देखना है कि कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन डिलीवर कर रहा है। अब अपने इस सर्किट में हम देख लें तो इस टर्मिनल पर हमें वोल्टेज यदि मालूम चल जाए कि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इस टर्मिनल के अक्रॉस भी देख लेंगे कि यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, इस पॉजिटिव से यहाँ से करंट निकल रही है। मान लीजिए यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसी पोलैरिटी में यदि आपका ये वोल्टेज इस पॉइंट पर मिलता है तो ये पावर आपका डिलीवर कर रहा होगा, और यदि ये पोलैरिटी आपको नेगेटिव मिलती है तो ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब हम देख लेते हैं, ये भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन ले लीजिए। इस तरीके से हमने कुछ डायरेक्शन ली करंट की,
अब इस पॉइंट पर आप नोड एनालिसिस लगाएंगे तो v डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, ये यहाँ पर आपने 4 इसको इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 5, ये v1 आपको पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। तो v1 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आपका -4 आ गया ये इसका करंट, प्लस इस एंड पर लिख दें अब v - 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। यहाँ से जो v आपका निकल कर आएगा वो आएगा 20। इसकी पोलैरिटी दोस्तों यही है जो हम लेके चल रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव निकल कर आया, यहाँ पर नेगेटिव, और ये 20 है। आपका करंट यहाँ पर कितना था, ये 4 एम्पियर था। तो अब यहाँ पर पावर हम निकालेंगे तो वोल्टेज इंटू करंट, इस टर्मिनल पर आपका वोल्टेज जो आया वो 20, करंट आपका कितना है 4, तो ये 80 वाट आपका यहाँ पर पावर आ गया। अब ये डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोस्तों आपकी टर्मिनल की जो पोलैरिटी है वो आपने देखी, प्लस टर्मिनल से आपका करंट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका ये पावर डिलीवर करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिलीवर 80 वाट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द सेम रेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर एज़ कम्पेयर टू द डेट ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के कंपैरिजन में इंडक्शन मोटर का कॉस्ट ज़्यादा होता है या कम होता है। तो कभी आपने इंडस्ट्री में विज़िट किया हो, यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी आप इसके यदि इसकी बॉडी को देखेंगे तो आपको डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, और ये आप एसी मशीन को देखेंगे तो इसकी बॉडी जो रहती है वो डीसी मशीन का भी हैवी दिखाई पड़ती है। इसमें यहाँ पर आपका कम्यूटेटर होता है, बीच में माइका भरा हुआ होता है। इसका ये जो कम्यूटेटर होता है, जैसे मैं ट्रैक्शन मोटर में कई बार देखा हूँ, विज़िट किया हूँ, है ना, तो रेलवेज़ में पहले जो पुराने लोकोस चलते थे उनमें डीसी मोटर इस्तेमाल होती थी। जब आप इसको विजुअली देखेंगे तो आपको अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका यहाँ पर एक कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के बारे में आपको मालूम ही होगा, AC टू DC, DC टू AC कन्वर्ट करता है। इसके बीच में माइका भरा हुआ होता है ना। यहाँ पर आपके कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं। ये कार्बन ब्रश आपके करंट को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये दोस्तों इस कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है, ये चलते चलते ना काफ़ी कंडम हो जाता है। कंडम मतलब इसे बोलेंगे हम कि इसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो घिस जाती है। तो कुछ टाइम बाद इसको हम लोग कंडम कर देते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, प्लस ये कम्यूटेटर सेगमेंट ये पूरा कॉपर का होता है, और इसके अंदर बाइंडिंग्स भी कॉपर, इधर भी बाइंडिंग हालांकि कॉपर की होती है एसी मशीन में भी, पर इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ता है, मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ता है। इंडक्शन मोटर का जो कॉस्ट होता है ये उतनी हैवी भी नहीं होती है इंडक्शन मोटर हमारी, है ना। तो ये इसका कॉस्ट थोड़ा सा डीसी मोटर के कंपैरिजन में कम होता है। इसलिए अब जो मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि हमारा WAP7, WAG9 जो लोकोज़ हैं, है ना, WAG12, यहाँ पर इन सभी लोकोज़ में आप देखेंगे कि हमारी इंडक्शन मोटर ही इस्तेमाल हो रही है। हमने अब डीसी मोटर को रिप्लेस कर दिया है एसी मोटर से। थोड़ा सा इसके एडवांटेज भी हैं कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, मेंटेनेंस फ्री है ना, और इसमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो हमारी ट्रैक्शन मोटर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेडियो इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन लाइन। तो कम्युनिकेशन लाइन में हमारा रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपका जो है ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रहता है और टॉर्क स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यहाँ पर आपके इक्वेशन आपको इजीली मालूम है कि वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली रहता है। तो ये तो आपको सिंपल टॉर्क की इक्वेशन यदि मालूम होगी तो आप इसको बता सकते थे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डज़ द टॉर्क डिपेंड्स ऑन। तो ये टॉर्क जो पूछा है दोस्तों ये डीसी मशीन के केस में पूछा है आपसे, यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखा है। तो टॉर्क इक्वल टू आपको पता है, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई IA, है ना। फाई आपका फ्लक्स है और आई आपका आर्मेचर करंट है, तो फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट, ऑप्शन होगा आपका B। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अकर्स ड्यू टू। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमारा किस वजह से लाइनों में आता है। आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन जब आपकी
आपकी टावर की कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पर आपके वायर जाते हैं। इन वायर के आपस में इंटरफ्रेंस के कारण इनका जो एपरेंट रेजिस्टेंस रहता है प्रत्येक कंडक्टर का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट आपकी अंदर की तरफ जा रही है, इस वाले कंडक्टर से भी करंट अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होता है जो इस वाले वायर को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक्स लाइन है उनके कारण इसमें एक करंट फ्लो होता है जो इसके रिजल्टेंट करंट को डिक्रीज़ करता है। रिजल्टेंट करंट का डिक्रीज होने के कारण हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ओवरऑल इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, एपरेंट रेजिस्टेंस इसने बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, जो पास वाला कंडक्टर है उसके करंट रिड्यूस हो जाता है ना। तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके तरीके होते हैं हटाने के लिए, हम इसको कैसे हटाएं वो भी बहुत सारे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसको हम प्रॉक्सिमिटी अकर्स ड्यू टू, किस वजह से ये आता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोजिंग ऑफ कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू एडजेसेंट कंडक्टर, करंट इन म्यूचुअल कंडक्टर। तो आपने यहाँ पर देखा ट्रांसपोजिंग तो हम इसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि इसकी वजह से आता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो बचे हुए ऑप्शन हैं कि आपने पास वाले जो कंडक्टर हैं इनकी इंटरफ्रेंस के कारण ही इसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आ जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, तो वो सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट। अब इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो जैसे हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हमारा, हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडक्टर का डायमीटर यदि कम कर दिया जाए, कंडक्टर का डायमीटर यदि कम कर दिया जाए तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी कम हो जाएगा। यदि डायमीटर आपने बढ़ा दिया तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। ये कुछ पैरामीटर होते हैं जिस पर डिपेंडेंट होता है। सॉलिड कंडक्टर यदि इस्तेमाल कर रहे हैं आप जिसमें स्ट्रैंड नहीं है तो आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होगा। यदि नंबर ऑफ स्ट्रैंड यदि वहाँ पर ज़्यादा है ना, तो इस टाइप के जो कंडक्टर होगा उसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से रिलेटेड पॉइंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। द फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजली मेड ऑफ। तो इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम बना होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। आप आज का ये वीडियो दोस्तों आपको यदि पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पेपर आपके पास यदि हैं जिनको आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप मेरी मेल आईडी अभी 941573@gmail.com पर भेज सकते हैं। वो पेपर में आने वाली वीडियो में ही आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ें। तो विच बल्ब ऑपरेट ऑन द लोएस्ट पावर। CFL बल्ब, LED बल्ब, ट्यूबलाइट या नियॉन बल्ब। तो LED बल्ब जो होता है हमारा सबसे कम पावर कंजप्शन इसमें होता है। तो माइक्रोवाट, मिलीवाट यहाँ पर देखने को मिलता है यदि आप LED बल्ब जो सबसे छोटी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो दो कैपेसिटर आपसे इजी क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं कि आपके दो कैपेसिटर लगे हैं, एक 1 माइक्रोफैरेड का है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है। और यहाँ पर आपसे 30 वोल्ट की इन्होंने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करके रखे हैं। आपसे पूछा है इनमें चार्ज कितना होगा। तो Q=CV, वोल्टेज और कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 30। एक का आपको 1 माइक्रोफैरेड है, एक का आपको 2 माइक्रोफैरेड है। तो आपका 30 और 60 यहाँ पर माइक्रो आपका यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट इज इन ऑर्डर ऑफ। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पर 1000 मेगा ओम के लगभग होगा। कुछ पॉइंट में इसके बता देता हूँ। जैसे लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये जैसे हाई वोल्टेज सर्किट का पार्ट है। इसका जब हम IR लेते हैं तो इसका जो मेगर होता है हमारा वो लगभग आपका 2500 वोल्ट का होना चाहिए, यानी 2.5 kV भी हम इसे बोल सकते हैं। मेगर जब आप देखेंगे तो मेगर आपको वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे आपको हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाले किसी इक्विपमेंट का आपको यदि रेजिस्टेंस लेना है तो वहाँ पर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए रहेगा। जैसे GLA हो गया लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर में हमें 2500 वोल्ट का लगभग मेगर चाहिए रहता है।
हमसे पूछा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा हाई वोल्टेज सर्किट का। तो हाई वोल्टेज सर्किट ही है एक तरीके से गैपलेस लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसका जो या तो 1 गीगा ओम इसे हम बोल सकते हैं या 1000 मेगा ओम के लगभग इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। वो भी डिपेंड करता है आपके मॉइस्चर कंटेंट पर। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में जब हम लोग इसका मेजरिंग करते हैं इक्विपमेंट की, लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1000 मेगा ओम है ये लगभग 50 मेगा ओम या 100 मेगा ओम के बीच में रहता है। यानी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कम इसका IR का हो जाता है। तो बारिश के मौसम में उतना एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ पर 90-95% तक पहुँच जाती है। तो ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट होता है किसी भी मटेरियल का IR, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे मेगर से रिलेटेड। द मटेरियल, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज के लिए। द मटेरियल यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए फर्नेस शुड बी। तो हीटिंग मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है, आप SSC देख लीजिए चाहे पावर ग्रिड देख लीजिए, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट यदि आपका होगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो हमारे लिए सूटेबल होगा हीटिंग एलिमेंट के लिए। यदि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे लिए सूटेबल है ना। और हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर यदि होगा तो भी ये हमारे लिए सूटेबल है। तो हीटिंग एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, यही कुछ पॉइंट इसमें आते रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग देखेंगे कुछ मैकेनिकल का पोर्शन की किस टाइप के क्वेश्चन मैकेनिकल में देखने को मिलते हैं। अभी हमारे और भी कुछ क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रिकल साइड से बचे हुए हैं, नॉन टेक पोर्शन भी हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में कोई आप यदि कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं तो उनको लिख सकते हैं। थैंक यू।